हेलो फ्रेंड्स। तो फिर हमने अभी तक जो पढ़ लिया था, भक्ति चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो अब तक हमने पढ़ा था कि उनकी जीवनी की 2 परिच्छेद हमने पढ़ लिया था और हमें तीसरा परिच्छेद पढ़ना था। तो जिन्हें भी देखना है पहले और दूसरे परिच्छेद में क्या हुआ वो हमारी पहली वीडियो देखेंगे। और अब हम शुरू करते हैं तीसरे परिच्छेद से। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको दे रखी है स्लाइड्स, इसमें मैंने पूरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी जो बेस्ड है उसी की बेस पे मैंने ये लिखा हुआ है, मतलब ये बताया हुआ है पूरा। आप इसको पढ़िए, आपको वो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिंपली होगा कि उसमें बहुत घुमा के दिया होता है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ईजिली दिया हुआ है कि कैसे क्या हुआ था। इसको अगर आप चाहें तो पहला दूसरा तीसरा अलग अलग प्रश्न भी ऐसे पूछे जाते हैं, तो उसके अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर मैं आगे भी आपको बताऊँगी कि उनका जो अंतिम परिच्छेद जिसमें वो मिलती हैं, महादेवी वर्मा जी से, लेखिका से मिलती हैं, तो उनके साथ कैसा कैसे 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 क्या हुआ था, मतलब उनका भक्ति का जो गर्व था महादेवी वर्मा के ऊपर वो कैसा था, क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बताऊंगी। बट अभी इनका तीसरा परिच्छेद देखने जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जायदाद प्राप्त हुई थी वह सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यह लड़की अभी युवती ही थी। परिवार वालों की दृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर थी, अतः भक्तिन का जिठौर जेठ का लड़का अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीतरबाज साले से कराने के लिए उत्सुक था। भक्तिन की लड़की ने इस वर को अस्वीकार कर दिया। माँ बेटी दोनों मन लगाकर खेती कर रही थी कि एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थकों ने गांव वालों को बुला लिया। भक्तिन की बेटी ने वर बनने की इच्छुक तीतरबाज की अच्छी मरम्मत करके कुंडी खोल दी, किंतु तीतरबाज ने कहा कि मैं तो इसके बुलाने पर ही अंदर गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या होता है, जो भक्तिन होती है वो तो अलग हो चुकी होती है, तो उसको जो अपना हिस्सा मिला होता है, जो जायदाद प्राप्त हुई होती है अपने पूर्वजों से, वो क्या करते, वो उसके पास तो थी। लेकिन क्या होता है फ्रेंड, उनके पति तो मर ही चुके थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जो बड़ी बेटी थी जिनको उन्होंने घर जमाई बना के रखा था, उनका तो जमाई होता है वो भी मर जाता है, उनकी बड़ी बेटी विधवा हो जाती है। अब ये लड़की अभी नौजवान ही थी, क्योंकि पहले तो बचपन में ही शादी हो जाती, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी बड़ी बेटी भी अभी युवती ही थी। और जो परिवार वाले थे उनके, वो सोचते थे कि अगर इनकी बेटी की शादी करा दी जाए और भक्तिन की भी शादी करा देते, लेकिन उन्होंने सर मुंडवा लिया था, तो इनको क्या होता है, इनकी पूरी संपत्ति मिल जाती। तो उसका, उनके जो जेठ थे भक्तिन का, उनका बेटा था, तो उसकी शादी हो चुकी थी, उसका एक साला था, तो वो सोचता था कि अगर मैं अपने साले से इसकी शादी करा दूंगा तो पूरी जायदाद मुझे मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, जो उसकी बेटी होती है वो साफ मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करना उससे। लेकिन और फिर जो माँ बेटी होती है वो दोनों मन लगा के खेती वेती करने लगता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब भक्तिन घर पे नहीं होती है तो उनकी बेटी सिर्फ घर पे होती है, बस वो जो होता है उसका साला वो घर में घुस जाता है और अंदर से कुंडी बंद कर लेता है। और उसके बाद उसके जो साथी होते हैं वो क्या करते हैं, वो गांव वालों को बुला लेते हैं, क्योंकि पहले की मानसिकता ही ऐसी थी, तो सब बुला ले रहे। उसके बाद लड़की ने क्या किया, खूब जम के मारा था, खूब कुटाई की उस लड़के की। उसके बाद फिर जाके दरवाज़ा खोली और बाहर निकली। लेकिन जब बाहर निकली तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि पूरी भीड़ इकट्ठा हुई हुई थी। और जब उसके बाद लोगों ने देखा तो गलत ही समझेंगे कि अंदर थे दोनों, तो कुछ गलत हुआ होगा। वो लड़का बोल रहा था कि मैं अंदर गया था, इसने मुझे बुलाया था इसलिए। अब फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ। समस्या के समाधान के लिए गांव में पंचायत हुई। भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चरित्रता प्रकट की, किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण कलयुग को मानते हुए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। माँ बेटी विवश थी, यह संबंध सुखकर नहीं रहा। घर में इतनी निर्धनता आ गई कि लगान पटाना भी संभव न रहा। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन न कर सकी और कमाई विचार से शहर चली है। फ्रेंड देखिए, फिर क्या होता है, जब वो लोग घर से बाहर निकलते हैं तो गांव वाले उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो फिर वहाँ पे पंचायत बुलाई जाती है। गांव में जो पंच लोग होते हैं वो, तो उनको बुलाई जाती है। तो लड़की कहती है कि मैंने तो इसको पिटाई की है, ये मेरी मतलब बिना मेरे अनुमति के घर में घुस के आ गया था। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं। वो लोग कहते हैं कि कलयुग के बच्चे हैं, आजकल तो यही सब चलता रहता है, इसलिए उनको आदेश दे दिया जाता है कि तुम लोगों को पति पत्नी बन के ही रहना पड़ेगा। माँ बेटी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पंचों का राज चलता था वहाँ पे। लेकिन ये जो उन्होंने आदेश सुना है, इसके बाद से जो भक्तिन का मतलब जीवन था उसमें और निर्धनता आ गई। इतनी निर्धनता आ गई कि वो जो लगान लिए हुए थे
किसी और से लिए रहते थे वो उनको दे भी नहीं पाते थे, बिल्कुल नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनको एक दिन ज़मींदार ने बुलाया और दिन भर धूप में खड़ा किया। और वो इतनी ज़्यादा परेशान हुई, इतनी ज़्यादा अपमान उनको महसूस हुआ कि वो अपना कहती हैं कि मुझे ये कर्जा चुकाने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए मैं शहर चली जाऊँगी। और उसके बाद फिर क्या होता है, भक्ति अपने गांव को छोड़ के शहर आती हैं। अब फिर यहाँ से शुरू होता है कि वो कैसे मिलती हैं महादेवी वर्मा जी से, उनके साथ उनका संबंध कैसे बनता है, क्या होता है, मतलब फ्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके आगे की। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कहाँ पे मुझसे गलतियाँ हो रही हैं। अंतिम परिच्छेद फ्रेंड, यही वो परिच्छेद है जिसमें भक्ति शहर आती हैं और महादेवी वर्मा से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, घुटू ही चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने जब भक्ति लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सब कार्य जानती है। तो फ्रेंड, जब वो शहर आती हैं तो बहुत सारा काम ढूंढने के बाद उनको मतलब जो महादेवी वर्मा होते हैं उनकी वहाँ वो पहुँचती हैं। तो उनकी वहाँ जब महादेवी वर्मा आती हैं उनसे पूछते हैं कि तुमको क्या क्या आता है, तो फिर वो बताते हैं। लेकिन उनका जो पहनावा होता है, यहाँ घुटी हुई चांद इसलिए बोला गया क्योंकि उनका जो चेहरा हुआ था वो बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है। तो चांद कैसे बोला गया कि वो बहुत ज़्यादा मुरझा गया, तो उसी तरह उनके चेहरे को कंपेयर किया कि घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने। वो मतलब पहनती थी जो कपड़ा साड़ी, क्योंकि वो विधवा थी तो बहुत ही गंदा हो चुका था, गले में हमेशा से कंठी माला ही पहनती थी। क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि कंठी माला पहने देख के उनका नाम भक्ति रखा था उन्होंने। लेखक के पास नौकरी के लिए जब आई तो उन्होंने बता दिया कि उनको रोटी बनाना भी आता है, दाल भात रांधना का मतलब फ्रेंड पहले दाल भात को बनाने को रांधना बोलते थे, तो यहाँ पे ये सब्जी छौंकना आदि सब कार्य मतलब उन्होंने बता दिया कि उनको दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाने आती है। भक्तिन की पवित्रता, फ्रेंड आपको थोड़ा अचंभा होगा कि भक्तिन जो थी वो काम करती थी महादेवी वर्मा के घर पे, लेकिन उनका अलग ही सब कुछ था, वो अपने मन मुताबिक सब कुछ करती थी, मतलब बहुत ही अच्छा है। आगे देखिए, नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्तिन ने प्रातःकाल स्नान किया, लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करके बाद पहनी, निकलते सूर्य और पीपल को अर्घ्य दिया, 2 मिनट जप किया, चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाप को मानने वाली थी, अतः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। वह नाई के उसरी को गंगा जल से धुलवा कर ही अपना मुंडन कराती थी। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले रख देती थी। तो फ्रेंड देखिए, जब उन्होंने मतलब नौकरी स्वीकार कर ली कि उन्होंने अब यहाँ पे काम करना है, तो उन्होंने सुबह उठी और सबसे पहले तो स्नान किया। स्नान करने के बाद उनके पास जो कपड़े थे तो मैली थी, तो जो लेखिका थे उन्होंने अपने कुछ कपड़े उनको दे देती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, जब वो कपड़े धुले हुए होते हैं, स्त्री होती है, लेकिन फिर भी जब लेखिका उनको देती हैं, लेकिन जब वो पहनने जाती है नहाने के बाद तो पहले उसको गंगा जल से शुद्ध करती हैं। ये बात थोड़ा लेखिका को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर वो सोचती हैं छोड़ो कोई बात नहीं है। फिर जब सूर्य देवता निकलते हैं तो उनको मतलब आर्ट देती, जल चढ़ाती हैं, पीपल को जल चढ़ाती हैं और 2 मिनट तक जाप करती हैं। और फिर वो जब आती हैं मतलब रसोई में आती हैं तो क्या करती हैं फ्रेंड, जब रसोई में वो घुसती हैं तो फिर जहाँ से एक वहाँ पे एक लाइन खींच देती हैं, कहती हैं इधर आपको नहीं आना है, इधर से मैं आपको खाना सब बना कर दूँगी। और मतलब लेखिका को भी वहाँ आना वर्जित कर देते हैं कि इसकी इधर आप नहीं आइए, ऐसा होता है। जो भक्तिन थी ना वो छूत पाप को मानती थी, मतलब छुआछूत जो नहीं होता कि यहाँ मतलब ये चीज़ आप नहीं छू सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ये ऐसे होगा वो ऐसे, वो वैसे ही सोचती थी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या की थी, सीमा निर्धारित कर दी थी। अतः जो लेखिका था उन्होंने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, समझौता करना ही उन्होंने उचित था, क्योंकि उनसे वो लड़ नहीं सकती थी। वह नाई की उस तरह को भी गंगा जल से धुलवा कर ही अपना मुंडन कराती। तो फ्रेंड देखिए, वो हमेशा मुंडन करवाती थी, लेकिन जब नाई आता था तो जिससे वो मुंडन करवाते हैं ना, जो उनके पास नुकाल सा होता है, नुकीला सा, तो क्या करते उसको भी पहले गंगा जल से छिड़क के उसको शुद्ध करती थी। शुद्ध करने के बाद ही वो क्या करते थे, उसके बाद तब अपना सर मुंडवाती थी। मतलब आप सोच सकते हैं। और वो जो अपना खाना थी वो ऊपर ऐसा आला मतलब एक टाड़ नुमा बना होता था जिसमें वो रखते, तो उसमें रखती थी। वो अपना सबके साथ खाना नहीं रखती, तो वो अलग से अपना खाना रखती थी। फिर आप सोच सकते हैं कि मतलब अगर आजकल के ज़माने के नौकर ऐसा हो तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट देखिए लेकिन रिलेशन था उनका। भक्तिन द्वारा बनाया भोजन, फ्रेंड्स अब देखिएगा इसको, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अही परिवार के स्तर का ही तो होता था। उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेक सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक
दृष्टि डाली तो भक्ति ने लाल मिर्च और आमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। घी और गुड़ के अरुचि के कारण लेखिका ने दाल से ही एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय की राह पकड़ ली। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवार जनों की चिंता निवारण से निमित्त ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधाएं ही छिपाने लगी। फ्रेंड देखिए क्या होता है, भक्ति तो गांव से ठहरी और वो अहिर परिवार में ही, तो अहिर परिवार में ही जन्मी हुई थी, तो उनका सोच विचार भी सब वैसा ही था, शहर जैसा बिल्कुल नहीं था। तो जब लेखिका ने उनसे खाना बनाने के लिए बोला तो वो खाने में क्या बनाती हैं, वो मोटी मोटी मतलब रोटियां बना देती हैं जो एकदम क्या करती हैं, जला के एकदम काला कर देती हैं, और क्या दाल बना देती हैं। तो जब फिर वो क्या करती हैं, जब लेखिका को बुलाती हैं खाना खाने के और जब देती हैं तो लेखिका जब उस चीज़ को देखती हैं रोटी और दाल को, तो वो देखती हैं कि मतलब ये क्यों बनाया है। तो फिर क्या करती हैं भक्ति, और ये ना मान के ठीक है कुछ और मतलब वो बोलते हैं कि इसके साथ आपको लाल मिर्च दे देती हूँ पीस के और आमचूर की चटनी, दोनों को पीस के मैं चटनी आपको दे देती हूँ, या वो नहीं खाना है तो फिर मैं आपको गुड़ दे देती हूँ, मतलब गुड़ मतलब भेली मैं आपको दे देती हूँ जो गांव से लेके आती हूँ। लेकिन जो लेखिका थी ना उनको घी पसंद था ना गुड़ पसंद था, इन दोनों उनको पसंद ही नहीं थे। इन्होंने क्या किया, वो दाल से ही समझौता करना उन्होंने मतलब दाल और रोटी ही खा ली और उसको खा के वो चली गई वो पढ़ाती थी ना विश्वविद्यालय महादेवी में, आपको पता होगा कि वो विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी, तो फिर वहाँ चली जाती हैं। लेकिन उनको खाना पसंद नहीं आता था, तो वो खाना अच्छे से खाती नहीं थी, जिसकी वजह से उनका जो सेहत था वो गिरने लगा था। तो जब वो कहीं जाती थी, उनके जो रिश्तेदार होते थे और सारे शुभचिंतक होते थे वो उनसे कहते थे कि थोड़ा खाने पीने पे ध्यान है, तो फिर उन्होंने क्या किया था, अपना जो खाना था वो अलग कहीं बाहर से मंगाती थी, मतलब कोई भी लेके आता था उसको खा लेती थी। लेकिन आप देखिए उस वृद्ध महिला की सरलता देखिए कि उसको कुछ बोल ही नहीं सकती थी वो, मतलब वो काम करने वाली थी लेकिन उसको कुछ बोल नहीं सकती थी वो खुद ही मतलब अपना सारी जितनी उनको दिक्कतें होती थी उनसे बताने के बाद उसको छुपाने लगी थी। आप सोच सकते हैं कितना अच्छा उनका जो रिश्ता बन गया था। भक्तिन का स्वभाव देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि भक्तिन कैसे था, उनका स्वभाव कैसा था। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं रहती थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, किंतु भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खान पान सिखा दे, किंतु स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया, ना ही ओए को बदलकर जी पर आ सकी। तो फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई में एक बार कि मतलब इस पे कि भक्तिन को उन्होंने बदल दिया था लेकिन खुद नहीं बदली थी, ऐसा क्यों। तो फिर फ्रेंड्स ये आप पढ़ के आपको समझ में आएगा कि भक्तिन जो थी वो अपने मन मुताबिक दूसरों को तो ढाल लेती थी लेकिन खुद कभी नहीं ढलती थी, क्योंकि वो इतनी सरलता से कोई बात किसी से कहती थी कि लोगों को बुरा भी नहीं लगता था और वो लोग मान भी जाते थे। इसी कारण जो लेखिका थी वो तो देहाती बन गई थी, क्योंकि वो जो उनको खाने को देती थी वही खाती थी, उनका बोलना उलना सब उसी की तरह हो गया था। लेकिन जो भक्तिन थी उस पर शहरी का मतलब शहर में रहने वाले लोगों का और जो लेखिका थी उनको कोई असर नहीं पड़ा था। उनको देखिए उनको मोटी मोटी जो रोटी थी वो खिला दिया और सारी चीज़ें खिला दी, लेकिन आज तक कभी भी रसगुल्ला नहीं उन्होंने छुआ था और ना ही आप कह के कभी बुलाना, ओए हमेशा बुलाती थी ओए, तो ओए ही बुलाती थी, वो जीभ पर कभी नहीं आ सकी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रभाव था भक्तिन का लेखिका के ऊपर, लेकिन खुद भक्तिन कभी नहीं बदली। भक्तिन की व्यवहारिकता, वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे को किसी भी मटकी में छिपाकर रख देती थी जिसे वह बुरा काम नहीं मानती थी। उसका मत है अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। वह अपनी मालकिन को प्रसन्न रखने के लिए यदि बात को बदल लेती थी तो उसे झूठ नहीं मानती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी, अतः उसके पास तर्क थे। लेखिका ने जब उसे सिर घुटाने से रोकना चाहा तो उसने तीरथ के मुंडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी और अब हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी, किंतु इसके पीछे भी उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर में काम कौन करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए लेखिका, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर में क्या हुआ था। जो लेखिका होती थी वो अपने पैसे गए तो रख देती थी, तो क्या करती थी भक्ति में पैसे उठाती थी और उसको ले जाकर किसी मटकी उटकी में रख देती थी, और जब बाद में पूछती थी तो वो लाके मतलब देती भी नहीं थी, रखी रहती थी, और जब बाद में उसे पूछा जाता था तो कहती थी मैंने चोरी थोड़ी ना की है, अपना घर है, पैसा उठाऊंगी संभाल के रख दूंगी, बाद में अपने ही काम आएगा, मतलब ऐसे वो बोलती थी। और वो अपनी मालकिन को प्रसन्न रखने के लिए क्या करती थी, बात बदल देती थी, मतलब उसका उत्तर ही नहीं देती थी, और वह झूठ, लेकिन वो बात सही जवाब भी नहीं देती, लेकिन उसको झूठ भी नहीं मानती थी। वह अपनी बातों को
शास्त्र सम्मत मानती थी। वो कहती थी जो वो है वही सही है, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं गलत नहीं हुआ। उसके पास तर्क भी बहुत होते थे, लेकिन वो तर्क की कोई सिद्धि नहीं होती थी, लेकिन मतलब तर्क वो देती रहती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी वो तर्क देती थी। लेखिका जब उनको कहती थी कि तुम सर मत मुंडवाओ, रहने दो, तो वो एक पता नहीं कहाँ से लेके आई थी, तर्क की तीरथ के मुंडाए सिद्ध। मतलब ये भी शास्त्र सिद्ध बताए कि सिर मुंडवाना भी है शास्त्रों में, ऐसा वैसा कह देती थी। वह स्वयं पढ़ी लिखी कभी नहीं थी, लेकिन वो कभी सिग्नेचर करना सीखना ही नहीं चाहती थी। किंतु पीछे भी उसका तर्क था कि उसकी मालकिन, मतलब इसके पीछे भी था। जब उनको कहती थी लेखिका कि तुम मतलब सर मत मुंडवाओ, थोड़ा हस्तक्षार करना सीखो, तुम कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो उसके पीछे भी उनका तर्क क्या रहता था कि आप दिन भर पढ़ती रहती हैं, अगर मैं भी पढ़ने लगूंगी तो घर का काम करो। मतलब फ्रेंड्स आप देख लीजिए उनके पास हर चीज़ का तर्क है कि मतलब वो खुद तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, और आगे भी अभी है इनका कि मतलब कैसे कैसे और आगे भी कहानियाँ। फ्रेंड मेरे पास अभी स्लाइड इतनी ही बन पाई थी, तो मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में, अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं उसको फिर से समझाने का पूरा ट्राई करूँगी। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।